लेकिन उसके ये प्ले ये मत दबाना। कॉल एज विस्कोसिटी, हाँ दैट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी में इसका मतलब क्या है, देखो जब कोई हम सॉलिड एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं उनके बीच फ्रिक्शन लगता है नहीं लगता, ठीक उसी तरीके से जब एक लिक्विड का लेयर दूसरे लेयर के ऊपर मूव करता है और अगर वो लिक्विड एक रियल लिक्विड है तो सरफेसेस के बीच फ्रिक्शन जैसा ही फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। बात समझ में आया? दैट इज द रीजन जब हमने बर्नौलीज इक्वेशन स्टडी किया था तब हमने कहा था कि इट इज वैलिड फॉर आइडियल फ्लूइड्स, बिकॉज आइडियल फ्लूइड्स को हम क्या मानते हैं, नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब क्या है कि जब लिक्विड फ्लो करेगा उनके लेयर्स के बीच का फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो एनर्जी लॉस नहीं होगा। बट हम रियल फ्लूइड्स को लेकर बात कर रहे हैं तो लेयर्स के बीच क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। बात समझ में आ रहा है? तुमने प्लेट धोया लेकिन प्लेट के ऊपर पानी चिपक कर रहता है नहीं रहता, उस पानी को तो बह जाना चाहिए, और तुम्हारा प्लेट भीगा हुआ क्यों रहता है, बिकॉज पानी का एक लेयर तुम्हारे प्लेट के साथ चिपक जाता है। क्यों चिपकता है? देयर इज अ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम, राइट? या तुमने देखा होगा कि तुम्हारे पास कप है, कप चाय है, चाय में तुमने चीनी मिलाया और चम्मच से ऐसे गोल घुमाया तो चाय का अंदर का जो लिक्विड है वो भी गोल घूमता है और घूमते घूमते इवेंचुअली रुकता ही नहीं रुकता। क्यों रुकता है? बिकॉज ऑफ विस्कस फोर्स, बिकॉज लेयर्स के बीच क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्सेस लगते हैं। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे सॉलिड के लेयर्स के बीच फ्रिक्शनल फोर्स होता है उस तरीके से लिक्विड के लेयर्स के बीच भी फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो एक सिचुएशन एनालाइज करते हैं। सोचो कि एक बोट है और एक क्रॉस सेक्शन है। सोचो एक लेक का क्रॉस सेक्शन है, ये लेक का क्रॉस सेक्शन है, दिस इज द बॉटम ऑफ द लेक, ठीक है। सो ये बोट आगे कितने वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, v0 वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। तो ये पाया गया है एक्सपेरिमेंटली कि सॉलिड एंड लिक्विड के बीच का जो विस्कस फोर्स होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि सॉलिड एंड लिक्विड के बीच कोई रिलेटिव मोशन होता ही नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि सॉलिड एंड लिक्विड के बीच रिलेटिव मोशन नहीं होता तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा बोट है और इफ आई से दिस इज द टॉप लेयर ऑफ द लिक्विड जो कि तुम्हारे बोट के साथ कॉन्टैक्ट में है तो इसका भी वेलोसिटी क्या होगा, v0 ही होगा। देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द बोट एंड द लिक्विड, दे विल मूव टुगेदर। बात समझ में आया? क्यों? बिकॉज विस्कस फोर्सेस बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड इज वेरी स्ट्रांग, सो देयर कैन नॉट बी एनी रिलेटिव मोशन। इज दैट क्लियर पीपल? ठीक उसी तरीके से अगर मैं नीचे वाले लेयर को कंसिडर करूँ, इस नीचे वाले लेयर को देखो, ये किसके साथ कॉन्टैक्ट में, ये भी तो ज़मीन के साथ कॉन्टैक्ट में, ये भी तो सॉलिड ही है, इनके बीच भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। ज़मीन का वेलोसिटी कितना है, 0, तो लिक्विड का लेयर का भी वेलोसिटी कितना होगा, 0 ही होगा। तो अगर मैं इस पूरे लिक्विड को लेयर बाय लेयर इमेजिन करूँ कि ये एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तीसरा लेयर है, ऐसे करके, और अगर हम इसका वेलोसिटी प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहे, वेलोसिटी प्रोफाइल, ये v0 है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, तो जो देखा गया है तो वेलोसिटी लेयर्स का कुछ इस तरीके से चेंज होता है। दिस इज हाउ द वेलोसिटी चेंजेस। ऊपर v0 है, धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज करते 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 ज़मीन तक पहुँचते पहुँचते वेलोसिटी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है ना अजय? So in this case, can I say there is a velocity gradient? What is the meaning of velocity gradient in this case? The velocity changes with respect to what? Can I say with respect to height? So let us say यहाँ से y डिस्टेंस पे जो वेलोसिटी है उसको हमने v ले लिया, तो फर्दर अगर मैं dy डिस्टेंस ऊपर जाता हूँ तो यहाँ का वेलोसिटी क्या मैं v प्लस dv लिख सकता हूँ? तो यहाँ पर हम एक टर्म डिफाइन करेंगे जिसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। Now what is velocity gradient people? It is the change in velocity. What is that is dv divided by the height over which the change has taken place. In this case it is what? In this case it is dy. तो dv चेंज हुआ कितने हाइट में, dy हाइट में। तो अच्छा तुम्हें वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या फिजिकली का समझाता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट तुम्हें ये बताता है कि लेयर्स के बीच अगर स्लाइडिंग हो रहा है, हाउ फास्ट इज द स्लाइडिंग हैपनिंग, ये बताता है तुम्हें। What is dv by dz? Change in velocity per unit length. Change in velocity per unit height in this case people. सोचो अगर velocity gradient ऐसा है, सोचो ये 100 है and the same height यहाँ पर कितना है, 0। सोचो ये 10 मीटर का डिस्टेंस है, नेक्स्ट केस में ये 50 है और ये 0 है, ये भी 10 मीटर का है ना, हाइट डिफरेंस, ये हाइट। दिस इज हाउ द वेलोसिटी इज चेंजिंग। 100 से 10 मीटर में वेलोसिटी 0 तक पहुँच जाता है, यहाँ पर वेलोसिटी 50 से डिक्रीज करते करते ज़मीन तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाता है, 0।
तो यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा पीपल, 100 माइनस 0 डिवाइड बाय व्हाट, 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड पर मीटर, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ। और यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस 0 डिवाइड बाय व्हाट, 10, क्या आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड इन 1 मीटर। इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर ऊपर जाओगे तो वेलोसिटी का चेंज तुम्हें कितना दिखाई देगा, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर अगर 1 मीटर ऊपर जाओगे तो वेलोसिटी का चेंज कितना दिखाई देगा, 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, एक लेयर के रिस्पेक्ट में दूसरी लेयर के पास कितना ज़्यादा वेलोसिटी, है क्लियर। तो अगर ये ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, एक लेयर के रिस्पेक्ट में दूसरा लेयर और तेज भाग रहा है। यस और नो पीपल, हाँ या ना। अगर यहाँ पर मैं 10 मीटर पर सेकेंड पर मीटर चेक करूँ तो मैं ये बताता है कि 1 मीटर ऊपर जाने से तुम्हें वेलोसिटी का कितना चेंज दिखाई देगा। 10 का चेंज दिखना और 5 का चेंज दिखना, इसमें मतलब क्या है कि अगर मैं नीचे वाले लेयर को पूछूं कि ऊपर वाला लेयर का वेलोसिटी कितना है, तो नीचे वाला लेयर क्या बोलेगा, रिलेटिव वेलोसिटी तो बताएगा कि मेरे रिस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी कितना ज़्यादा है। तो वो तो डीवी ही होगा ना, बिकॉज नीचे वाले का तो वी था, ऊपर वाले का क्या है, वी प्लस डीवी है। तो नीचे वाले को पूछूंगा तो वो बोलेगा सर डीवी है मेरे रिस्पेक्ट में, हाँ ही है ना। दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी। तो इस केस में वेलोसिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, बिकॉज 10 मीटर में वेलोसिटी 100 से 0 तक पहुंच जा रहा है, बट यहाँ पर वेलोसिटी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, बिकॉज उतने ही 10 मीटर में वेलोसिटी 50 से कहाँ तक पहुँच रहा है, 0। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट तुम्हें फिजिकली किस चीज़ का आइडिया देता है, तुम्हें ये बताते हैं कि लेयर्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना फास्ट स्लाइड कर रहा है, हाउ फास्ट दे आर स्लाइडिंग। जितना फास्ट स्लाइड करेगा विस्कस फोर्स भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। इसलिए जब हम भागते हैं हम लाल नहीं हो जाते, मतलब स्पेसक्राफ्ट स्पेस से एटमॉस्फेयर के थ्रू अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसता है, उसका सरफेस लाल हो जाता है, क्यों, बिकॉज वो बहुत तेज अंदर घुसता है। इन दिस केस लिक्विड है, वहाँ पर एटमॉस्फेयर है, दैट इज ऑल्सो ए फ्लूइड, इज दैट क्लियर। तो जब स्पेसक्राफ्ट स्पेस से अंदर आता है उसकी इसके वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बात समझ पा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, वेलोसिटी ग्रेडियंट, चेंज इन वेलोसिटी। बट मैं भागूंगा तो मेरा बॉडी लाल नहीं होगा, हीट उतना जनरेट नहीं होगा, बिकॉज मेरे केस में वेलोसिटी ग्रेडियंट उतना ज़्यादा नहीं है। तो जितना फास्ट रिलेटिव मोशन होगा, मतलब जितना फास्ट लेयर्स के बीच मूवमेंट होगा उतना ही ज़्यादा विस्कस फोर्स लगेगा, बिकॉज विस्कस फोर्स वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा उतना ही ज़्यादा विस्कस फोर्स होगा। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रहा है। पानी के अंदर अपने हाथ को आराम से मूव कराओ, दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जितना तेज़ मूव कराने का कोशिश करोगे तुम्हें उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस फील होगा। अपने हाथ को मूव कराना पानी के अंदर उतना ही ज़्यादा मुश्किल फील होगा, द फास्टर यू ट्राई टू मूव योर हैंड इनसाइड द वाटर। कभी एक्सपीरियंस किया है, क्यों तेज़ मूव करने से दिक्कत क्यों होता है, बिकॉज तब विस्कस फोर्स लगता है और उसका वैल्यू क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज होता है, बिकॉज तुमने ग्रेडियंट इंक्रीज कर दिया। बात समझ में आया। तो न्यूटन ने स्टडी करके फाइनली बोला कि विस्कस फोर्स जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू dv बाई dz, माइनस लिख सकते हो, माइनस ये सिग्निफाई करता है कि विस्कस फोर्स इस रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। एग्जैक्टली कैलकुलेशंस में तो हम लोग यूज़ नहीं करते, एंड इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू व्हाट, सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा विस्कस फोर्स लगेगा। एग्जैक्टली। तो यहाँ से अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं, माइनस ईटा है dv बाई dz, ये निकल के आता है हमारा विस्कस फोर्स का फॉर्मूला, जहाँ पर ईटा को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और ये जो ईटा है दैट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस इटसेल्फ, मतलब जो लिक्विड है उसका प्रॉपर्टी है, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, सब्सटेंस का वैल्यू है, मतलब सब्सटेंस का प्रॉपर्टी है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ या ना। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल फ्रिक्शन। अगर मैं नॉर्मल फ्रिक्शन, सॉलिड फ्रिक्शन के बारे में बात करूँ, अगर मैं इस बेंच को खींच रहा हूँ फिर भी ये मूव नहीं कर रहा है ना, तब भी फ्रिक्शन लगा है। बट इन दिस केस अगर लिक्विड्स मूव नहीं करेंगे तो dv बाई dz का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 0, तो फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा। सॉलिड फ्रिक्शन में स्टैटिक रहने से भी फ्रिक्शन लग जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं इसको। बट लिक्विड्स एट रेस्ट, व्हेन लिक्विड्स आर एट रेस्ट, उनके लेयर्स के बीच को फ्रिक्शन नहीं लगता। सॉलिड फ्रिक्शन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता, लिक्विड फ्रिक्शन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्सेस लगेगा। इज दैट क्लियर पीपल।
फिर ये भी पाया गया है कि जो तुम्हारा विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स बेसिकली, या मैं ईटा लिखना चाहूँ, ईटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ऐसा पाया गया है। मतलब अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, विस्कस फोर्स ईटा का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, विस्कस फोर्स का वैल्यू भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इज दैट क्लियर पीपल? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? टेम्परेचर बढ़ा देने से विस्कोसिटी कम हो जाता है। इसमें नारियल के तेल जब ठंडे दिनों में जम जाता है ना, चिपक जाता है, वो निकलता नहीं, तो उसको क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, तो वो फ्लो करना चालू करता है। क्योंकि गर्म कर देने से विस्कोसिटी कम हो जाता है, फ्लो क्या हो जाता है और ईजी हो जाता है, आराम से निकलता है। कभी रास्ते पे पिच डालते हुए देखा, बिटुमन डालते हुए देखा है, उसको गर्म करके डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि गर्म कर देने से उस लिक्विड का विस्कोसिटी कम हो जाता है, वो आराम से फैल जाता है सरफेस में, राइट। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। याद रहेगा ये चीज़? यस और नो पीपल? सो पीपल, ये जो मैंने कहा कि दिस इज वैलिड फॉर लिक्विड्स, गैसेस में ना टेम्परेचर बढ़ा देने से विस्कस फोर्सेस बढ़ जाते हैं। देखो लिक्विड्स में बीच में क्या होता है कि जब दो लेयर्स होते हैं ना, इन दो लेयर्स के बीच बॉन्ड्स बने हुए रहते हैं, और यही बॉन्ड विस्कस फोर्सेस को पैदा करता है। जब तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स लिक्विड में क्या हो जाएगा, ऐसे सेपरेट हो जाएगा, उनके बीच का बॉन्ड्स क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, है ना। लेयर्स के बीच का जो बॉन्ड्स बनते हैं, अगर ये बॉन्ड वीक हो गया तो विस्कस फोर्स लगेगा, वो भी कम हो जाता है। लेकिन गैसेस के केस में ऑलरेडी इनके बीच कोई बॉन्ड्स बना हुआ नहीं रहता। गैसेस के केस में, गैसेस के केस में हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स आर सो फार अपार्ट, है ना तारीफुल, मॉलिक्यूल्स आर सो फार अपार्ट कि उनके बीच कोई बॉन्ड्स बने हुए नहीं रहते। तो उस केस में अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कोलिशंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उसका फ्लो हिंडर्ड हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। इसलिए गैसेस के केस में टेम्परेचर बढ़ा देने से विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाता है। और लिक्विड्स के केस में अगर हम लेयर बाय लेयर चेक करें, कैसे चेक करें, लेयर बाय लेयर, तो लेयर्स के बीच का जो बॉन्ड बना हुआ है वो बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, और गर्म कर देने से वो बॉन्ड वीक होने के कारण विस्कस फोर्स कम हो जाता है, इसलिए लिक्विड आराम से फ्लो करता है। इज दैट क्लियर पीपल? समझ में आ रहा है सबको? तो पॉज कर दो। देखो पीपल, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। सोचिए एक प्लेट है दैट इज केप्ट ऑन टॉप ऑफ कैस्टर ऑयल, मतलब एक ऑयल का लेयर है जिसका थिकनेस 2 सेंटीमीटर दिया और कैस्टर ऑयल है, ये टेबल है। सोचिए उसके ऊपर ऑयल के ऊपर एक प्लेट रखा गया, प्लेट के एरिया कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? और ये बोला गया है दैट द प्लेट इज बीइंग पुल्ड, इसको खींचा गया जा रहा है विद सम फोर्स F and it travels with a constant velocity of how much, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक कांस्टेंट वेलोसिटी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव करता है। इस कैस्टर ऑयल का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 15.5 पॉइंट्स दिया हुआ है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि इस F का वैल्यू कितना होगा, कितने फोर्स से खींचना पड़ेगा ताकि ये प्लेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करे। तो तुम्हारे मन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सर मैं अगर इसको खींचूंगा विल इट नॉट एक्सेलरेट? It will only accelerate if there is a net force acting on the plate. If it is said in the question that the plate is moving with a constant velocity, you have to understand that your applied force has been cancelled out. कौन कैंसिल करेगा? प्लेट के नीचे वाले लेयर पे क्या लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा। तो प्लेट का मैं अगर ऐसा साइड व्यू बनाऊँ तो यहाँ पर F लग रहा है जो कि तुम्हारा अप्लाइड फोर्स है, और नीचे क्या लग रहा है, विस्कस फोर्स। और हम कह सकते हैं कि तुम्हारा अप्लाइड फोर्स एंड विस्कस फोर्स दोनों का वैल्यू सेम ही होना पड़ेगा, बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट है। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या है, ईटा ए डी वी बाई डी जेड। तो सबसे पहला काम है ना, तुम्हें वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास ये कैस्टर ऑयल है, सुनो दिस इज कैस्टर ऑयल, और ये जो लेयर है कितने वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, करेक्ट, बिकॉज प्लेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है, और प्लेट जिस लेयर को छोड़ेगा वो लेयर भी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ही ट्रैवल करेगा। और अगर ये टेबल पर रखा गया तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, 0। सो दिस इज हाउ द वेलोसिटी वेरीज अलोंग द लेंथ। कितने लेंथ में ये वेरी कर रहा है पीपल, 2 millimeter. So what is velocity gradient in this case? Change in velocity is 3 minus 0 into 10 to the power minus 2 meter per second divided by length कितना हो जाएगा, 2 into 10 to the power minus 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 into 10, that is 15 meter per second per meter, मतलब 15
सेकेंड इनवर्स, ठीक है, दिस वेलोसिटी ग्रेडियंट। बस अभी तो सिंपल है, अभी जस्ट हमें क्या निकालना है, फोर्स ही निकालना है। तो हम फोर्स कैसे निकाल सकते हैं इन दिस केस? सो अगर हमें इन दिस केस फोर्स निकालना है, ईटा दिया हुआ एरिया हमें पता है, डीवी बाई डी जेड निकालना है बस, है ना। सो इन दिस केस फोर्स अगर हम लिखते हैं दैट इज ईटा ए डीवी बाई डी जेड। अच्छा 15.5 पॉइस। अच्छा पॉइस कैसा यूनिट है? नहीं, डेका पॉइस ऐसा यूनिट है, हाँ ये ना। तो पॉइस को डेका पॉइस में कन्वर्ट करने से क्या होगा? हाँ बोलो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेका पॉइस एंड पॉइस? 1 डेका पॉइस इज इक्वल टू व्हाट? 10 पॉइस। तो 1 पॉइस को हम क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर -1। सो दैट इज 10 टू द पावर -1। एरिया कितना दे रहा है? 100 इंटू 10 टू द पावर -4। और डीवी बाई डी जेड का हमने क्या निकाल कर रखा है? दिस इज 50। एक्जैक्टली पीपल याद रखना, डेका पॉइस इज द ऐसा यूनिट, पॉइस नहीं होता, गलती मत करके आना। लेकिन इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम एफ भी निकाल सकते हैं, एफ का भी वैल्यू क्या होगा? सेम ही है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ या ना? अच्छा, और एक वैरायटी का क्वेश्चन आता है, ऐसे जस्ट डिस्कस करो। सोचो कि तुम्हारे पास एक बड़ा सा सिलेंडर है, इसमें सोचो लिक्विड है, इसमें छोटा सा डिस्क ऐसा v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, हाँ, दिस डिस्क इज ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी v। तो क्या तुम मुझे यहाँ पर ये बता सकते हो कि वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे इन दिस केस? हाउ कैन वी फाइंड आउट द वेलोसिटी ग्रेडियंट? सोचो ये डिस्टेंस दिया हुआ है, दिस डिस्टेंस इज b। सोचो ये डायमीटर दिया हुआ है a। सोचो ये डिस्टेंस पे b है ना। एंड लेट अस से ये थिकनेस t दिया हुआ है और कांस्टेंट वेलोसिटी v से ट्रैवल कर रहा है। तो ऐसे केस में वेलोसिटी ग्रेडियंट हम कैसे निकालेंगे? सोच के देखो, अगर मैं ये छोटे से डिस्क को देखूँ, ये डिस्क कितने वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है? v वेलोसिटी से। ये तुम्हारा वेसल का सरफेस है, तो अगर मैं यहाँ पर लिक्विड के लेयर को इमेजिन करूँ, तो ये अगर v से जा रहा है तो ये वाला लेयर भी कितने से जा रहा होगा? v से ही जा रहा होगा। और जो लेयर तुम्हारे वेसल को टच कर रहा है उसका वेलोसिटी कितना होगा? 0। सो कैन आई से दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल इन दिस केस? कुछ तो बोलो, क्या हो गया? आया नहीं आया समझ में? आया ना। और ये कितने डिस्टेंस में ये वेलोसिटी चेंज हो रहा है? अकॉर्डिंग टू माय डायग्राम b डिस्टेंस में हो रहा है। सो अगर मैं वेलोसिटी ग्रेडियंट इन दिस केस लिखना चाहूँ तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इन दिस केस इज v - 0 डिवाइड बाय व्हाट? b बाई d। क्या तुम्हें समझ में आएगा? अच्छा ये विस्कस फोर्स कौन से एरिया में लग रहा है? अगर ये डिस्क अगर ये ऐसा जा रहा है तो विस्कस फोर्स किधर लग रहा है? कर्व सरफेस में लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया कितना होगा? इसका रेडियस हम a/2 लिख सकते हैं, तो इसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई a/2, दैट इज सर्कमफ्रेंस इनटू दिस साइड। ये कितना देखे रखा हमने? t, इनमें t देखे रखा है। सोचो लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा दिया हुआ है, तो इन इस केस हम फोर्स ऑफ विस्कोसिटी क्या लिख सकते हैं? ईटा। एरिया का जगह क्या लिख सकते हैं? 2 पाई a/2 इंटू t इंटू v/b। ये एक्चुअली एक क्वेश्चन के फॉर्म में था, मैंने बस इसका जो मेन कॉन्सेप्ट वो दिखा दिया कि ऐसे सिचुएशंस में विजुअलाइज कैसे करना पड़ता है। एरिया कर्व सरफेस वही लगेगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसे निकालोगे? हमेशा देखना तुम्हारे सॉलिड को कौन सा लेयर छू रहा है, सॉलिड का जो वेलोसिटी लेयर का भी वही वेलोसिटी होगा। इज दैट क्लियर? देखो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक बहुत ही फेमस लॉ जिसको बोलते हैं स्टोक्स लॉ। अभी स्टोक्स लॉ क्या है? स्टोक्स लॉ में तो कुछ डिराइव नहीं करना, हमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। स्टोक्स लॉ ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास एक बहुत ही इनफाइनाइट डेप्थ का एक वेसल अगर तुम विजुअलाइज करते हो, सिलेंडर है जिसका डेप्थ क्या है? इनफाइनाइट, इसमें लिक्विड भरा हुआ है और इसके अंदर एक स्फीयर जिसका रेडियस r है, ये अगर v वेलोसिटी से ट्रैवल करता है, कितने से ट्रैवल करता है? v वेलोसिटी से। सुनने में क्या बोल रहा हूँ? इसमें विस्कस फोर्स कितना लगेगा? पहली बात तो विस्कस फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, बिकॉज स्फीयर नीचे की तरफ जा रहा है। इज दैट क्लियर? और ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि जो विस्कस फोर्स का वैल्यू निकल के आता हुआ था 6 पाई ईटा r, और इज द रेडियस, v इज द वेलोसिटी, ईटा क्या है? ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड जिसके थ्रू ये सॉलिड स्फीयर ट्रैवल कर रहा है। कुछ तो बोलो, समझ पाए? दिस इज स्टोक्स लॉ, तुम्हें याद रखना है 6 पाई ईटा r। और इसी स्टोक्स लॉ को यूज करके हम आगे जाके टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। मतलब यही तो स्फीयर है। अच्छा चलो यहाँ देखो,
सब लोग सुन रहे हो ना? तो सोचो ये हमारे पास जो सिलेंडर है इट इज ऑफ इनफाइनाइट डेप्थ, ठीक है। यहाँ पर हमारा स्पीयर ये अपना जर्नी जस्ट चालू करता है, जब ये चालू करता है इसका वेट कितना है W, ऊपर क्या लग रहा है, सॉरी बाइंड फोर्स लग रहा है, और इनिशियली इसका वेलोसिटी हम लोग क्या मान सकते हैं, 0। देखो वेलोसिटी 0 तो विस्कस फोर्स भी नहीं लगेगा, बिकॉज विस्कस फोर्स का फॉर्मूला 6 पाई ईटा आर वी है, वी। जब तक वेलोसिटी नहीं आएगा तब तक विस्कस फोर्स नहीं लगेगा। सो इन दिस केस पीपल इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, W माइनस एफ पी डिवाइडेड बाय व्हाट, करेक्ट लिखा मैंने। बट जैसे जैसे ये नीचे आना चालू करेगा क्या इसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, लेट अस से इसका वेलोसिटी में u हो चुका है, तो इसमें जो वेट W लगेगा ऊपर क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ बायोंसी के साथ साथ यहाँ पर एक विस्कस फोर्स भी आ जाएगा, बिकॉज स्फीयर के पास अभी वेलोसिटी आ चुका है और विस्कस फोर्स इस पर लगेगा ऊपर की तरफ। तभी इसका नया एक्सेलरेशन कितना होगा पीपल, W माइनस एफ पी प्लस एफ वी डिवाइड बाय व्हाट, ऐसा लोग पीपल जवाब क्यों नहीं दे रहे, है ना? तो क्या मैं इस प्रोसेस में कह सकता हूँ हियर ए डैश इज लेस देन ए, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, बट एक्सेलरेशन डिक्रीज करने का मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी अभी भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी जिस रेट से इंक्रीज कर रहा है वो डिक्रीज कर रहा है। क्या तुम्हें सब लैंग्वेज समझ में आता है मैं क्या बोलता हूँ, आता है ना? पहले एक्सेलरेशन से तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अभी भी वेलोसिटी इंक्रीज करेगा पर उसका रेट कम हो चुका है, 5 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज करेगा। तो पॉइंट इज ऐसा करते करते एक टाइम आएगा, एक वेलोसिटी तक पहुंचेगा ये वी जब ये एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तब क्या होगा कि जो वेट W लग रहा है ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ बायोंसी, और जो विस्कस फोर्स लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट, और ये स्फीयर इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से फर्दर अपना जर्नी करेगा। तो इस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। सो इन दिस केस अगर मैं इसका वॉल्यूम V कहता हूँ तो फोर्स ऑफ बायोंसी कितना होगा, V इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू G। व्हाट इज वेट इन दिस केस, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इंटू G। एंड विस्कस फोर्स का वॉल्यूम हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 पाई ईटा आर वी। तो अगर हम ये इक्वेशन अप्लाई करते हैं एफ वी प्लस एफ पी इज इक्वल टू व्हाट, वेट ऑफ द बॉडी जब टर्मिनल वेलोसिटी अटेन होता है। अगर हम इन वैल्यूज को लिखते हैं, सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर v की जगह 4/3 पाई आर क्यूब लिख देता हूँ तो टर्मिनल वेलोसिटी ये जो v है इसको हम बुलाएंगे टर्मिनल वेलोसिटी vt। सॉल्व करने के बाद vt का वैल्यू जो निकल के आता है वो मैं लिख के दे रहा हूँ तुम्हें, दैट इज 2 डेंसिटी ऑफ द सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, राइट, आर स्क्वायर इंटू जी, सॉरी बोलो पीपल, 2/9 डेंसिटी ऑफ द सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड आर स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाय व्हाट, ईटा, ठीक है, आर स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाय ईटा। सो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। बहुत मेजरली ना ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि एक का रेडियस दूसरे का रेडियस से 2 गुना है तो टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, ये सब पूछते हैं। तो ध्यान देना कि हमारा टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, स्क्वायर पे। पॉइंट ऑफ नोटेड, इस पे क्वेश्चन आया है, पता नहीं किस टाइप का क्वेश्चन आता है, एक डाटा दिया रहेगा दूसरे का रेशियो पूछेगा, इस टाइप का। इज दैट क्लियर? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो टू बी कंटिन्यूड। हाँ, आज के लिए इतना ही।